वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप लोगों से मेरी काफ़ी शिकायत आ रही है मेरे को, आप लोगों के लिए हमारी टीम बता रही है आप लोग हमारा वीडियो तो चेक करते हो लेकिन वीडियोस देखते हो तो आधा देख करके उसको बीच में छोड़ देते हो। तो ऐसे ना मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा ना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, हम लोग इतना मेहनत करते हैं उसमें, इतना सब स्टफ नया डालते हैं उसमें, एडिटिंग करने में हमारा टाइम जाता है। सो उसको प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए आप लोग एंड अपने लोगों में भी शेयर करिए, बंदों में चाहे कुछ भी हो जाए, so that they will also come to know about the channel and they will also like and subscribe। साथ में उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। nevertheless bygones are bygones। ओके, सो आज हम लोग लेसन नंबर 2 चालू करने वाले हैं ऑफ क्लास 8 ज्योग्राफी, दैट इज लैंड सॉइल वाटर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, मतलब अब हम इसमें पूरा अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे अबाउट ऑल दिस स्टफ because they are also a part of our resource development वगैरह। okay, let's first of all let's talk about land। why to study land? Because it comprises of 30% of the whole earth। you know अर्थ को दूसरा एक और नाम से भी जाना जाता है, that is blue planet। वाई? बिकॉज इसका मेजर पोर्शन जो है वो अपना वाटर है एंड द 30% ऑफ द अर्थ इज वॉट? लैंड। एंड देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस 30% में भी द पर्सन आर ऑक्यूपाइंग ओनली द 30% ऑफ द लैंड, रेस्ट 70% इज इनहेबिटेड। Why it is inhabited? There are certain factors that play the role in inhabited and habitat। Firstly, the climate। भाई कोई रेगिस्तान के बीच में जाके तो अपने टीले पे रहेगा नहीं, अपने मकान तो बनाएगा नहीं, है ना। सेकेंडली, अगर वो माउंटेनी हिली एरिया भी हो जाए, बहुत ज़्यादा हिल पे है, तो वहाँ भी रहने का कोई मतलब नहीं है। देन द अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज वाटर, देन अदर फ्रूट्स एंड ऑल अदर स्टफ। वेजिटेशन भी आपका सपोर्टिव होना चाहिए लाइफ को। टेरेन, अल्टीट्यूड, लद्दाख वगैरह में जाइए, इतना पॉपुलेशन नहीं है, वही रिवर एरियाज में आपका पॉपुलेशन ज़्यादा मिलता है। सो दिस आर ऑल द फैक्टर्स दैट लीड टू द हैबिटेट और इनहैबिटेड। सो द फैक्टर्स बेसिकली द क्लाइमेट, द टोपोग्राफी, yeah, also the soil will also play the role because the soil जैसा होगा वहाँ एग्रीकल्चर होगा तो ही लोगों को रहने का फायदा होगा ना। altitude and the terrain। okay, now there is also one more term that is associated with the land, that is land use। What this land use means? लैंड यूज का बेसिक मतलब है हम लोग किस तरह से लैंड का यूज करते हैं। लाइक वी यूज द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फॉर हाउसेस, फॉर रोड्स, फॉर अदर स्टफ लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क्स etc। This is about the land use। okay, अब land use के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि typically the land is classified in two types। one is the private entity, private owned land, one is the community land। see, the community land is also known as गौचर, जो हर गांव और विलेज में मतलब आजकल नक्शे पे दिखाई देता है बट इन रियलिटी बहुत कम ही देखने मिलता है। सो प्राइवेट लैंड सिंपली द लैंड विच इज ओन्ड बाय यू, योर फादर, योर forefathers, ancestors। and community land, that is something which is for the whole village, a particular area। okay, so nextly we will be talking about okay, what is happening nowadays। we know that the land is, हमारी लैंड तो लिमिटेड है, पैदा तो कर नहीं सकते उसको, बट अपना पॉपुलेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एंड इस पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या हो रहा है कि जो अपने पास
एंटिटीज थी लैंड, वो कम होते जा रही थी। सो हम लोगों ने कम्युनिटी लैंड को भी अब यूटिलाइज करना चालू कर दिया है, बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस, रोड्स, यूजिंग इट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एंड एक्सेट्रा। ओके, सो इससे क्या हो रहा है कि जो लैंड पे बहुत गंदा इम्पैक्ट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन, फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज डिक्रीजिंग, सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड। सो ये सब चीजें होने लगी हैं। दिस इज द व्हाट वी कैन से दैट द रिजल्ट ऑफ आवर ओन डिमांड और उसको। नाउ वी कैन ऑल्सो कंजर्व इट। द मेथड टू कंजर्वेशन विल बी द चेक ऑफ डिग्रेडेशन। नेक्स्ट इज afforestation. Then control of overgrazing of the land. Then decrease the use of chemical fertilizer and pesticides. See, afforestation से क्या होगा कि वो जो soil plants है, they keep the soil means पकड़ के रखते हैं, they keep the soil stuck to their roots. So उससे क्या होगा, formally soil erosion नहीं होगा, soil erosion will not lead to a land degradation and land अपन लोगों को दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लैंड। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज सॉइल। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो मेरे देश की धरती। ओके, नाउ सॉइल को अगर आपको देखना हो तो समथिंग लाइक दिस, अंडरस्टैंड दिस, दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर or the subsoil. Here is your weathered rock. Here is your parent rock. So टॉप सॉइल में आपको ह्यूमस ज्यादा देखने को मिलेगा, जो आपका अपर लेयर है अर्थ का, जो मिट्टी जो आप लोगों को देखने मिलती है। वेदर्ड रॉक मतलब जो रॉक्स अंदर है टूट टूट के मतलब रहे हैं, टूटे हुए होंगे, थोड़ा क्रैक्स और डेवलप हो गए। वेदरिंग इज नथिंग बट ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स। पैरेंट रॉक जिसकी वजह से ये सॉइल बना है। ओके, सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरियस फैक्टर्स दैट लीड टू द सॉइल फॉर्मेशन। फर्स्टली द पैरेंट रॉक, व्हाट डज इट प्रोवाइड? कलर, मिनरल। कि मिनरल उसमें होगा नहीं होगा, सॉइल में मिनरल रिच सॉइल होगा कि नहीं होगा, ये हो गया। कलर हो गया, देन द टेक्सचर, नेक्स्टली इट इज टाइम। टाइम लीड्स टू थिकनेस ऑफ सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट इज योर flora and fauna. It affects the humus of soil. Next if we talk is climate, and climate, that is temperature and rainfall. One more is there, that is relief. Relief is led to soil accumulation. सॉइल एक्यूमुलेशन रिलीफ कैसे? अगर स्लोप लैंड है, समथिंग लाइक माउंटेनियस है, तो वहां आपका जो सॉइल है इतना ज्यादा वो नहीं रहेगा और आए दिन उसका डिग्रेडेशन होगा। पैरेंट रॉक, सिंपली यू आर वेरी मच सिमिलर टू योर पेरेंट्स, आपके जीन्स हैं आपके पेरेंट्स के, उन्हीं का कलर आपको मिलता है और वो सब उसी सेम। टाइम डिफाइंस थिकनेस, जितना ज़्यादा टाइम लगे उतना ज़्यादा थिक होगा। देन फ्लोरा एंड फौना, ह्यूमिडिटी। हाँ भाई, अब ह्यूमिडिटी, फ्लोरा एंड फौना मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितना रहेगा उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी आएगा। एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द सॉइल। रेनफॉल हुआ, डिग्रेड हो जाएगा सॉइल, ठीक है। Now we'll be talking about soil degradation, how it occurs, factors for soil degradation.
Can we tell it as flood? Then the fertilizer, then deforestation, then over grazing. So क्या होता है, फ्लड क्या करती है आपका, फ्लड बेसिकली क्या करेगी कि वो जो वहाँ का टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है उसको वहाँ से निकाल के ले जाएगी. सो इट विल लीड टू डिग्रेडेशन इन वन प्लेस and deposition in the other place, degradation और erosion. Okay. Then fertilizer से क्या होता है, धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर क्या करते हैं, उसकी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को डिग्रेड कर देती है. उसके बाद क्या होगा कि हम लोगों को फार्मिंग वगैरह में बहुत दिक्कत आती है. देन डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट होल्ड्स द लैंड. जो ट्रीज होते हैं वो उसके रूट जो है वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, बट जब ट्री धीरे धीरे कटते जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो सॉइल पकड़ने की कैपेबिलिटी उनकी खत्म हो जा रही है. एंड ओवरग्रेजिंग से क्या होता है कि जानवर टॉप मोस्ट ऑफ द लेयर्स घास खाते खाते टॉप मोस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द सॉइल. आप भी जब कभी प्लग करते हो सॉइल, घास वास उखाड़ते हो, तो व्हाट इज हैपनिंग इन दैट, कि उसमें आप लोगों का थोड़ा सा लेयर ऑफ सॉइल आ जाता है बाहर. सो दैट इज ऑल्सो डिग्रेडेशन. ये आपकी बात होगी डिग्रेडेशन की. लेट्स टॉक अबाउट द मेजर्स दैट वी कैन यूज. See, technology and human demands have led to this much of soil erosion. So the same technology had led to certain stuff with the help of which we can really control soil erosion. सबसे पहले मल्चिंग की बात करें. मल्चिंग में क्या होता है, ऐसा समझो एक लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड है, वहां पे आपके पेड़ लगे हुए हैं. ओके. तो ये पेड़ हर जगह तो नहीं है, यहाँ पे जो मिट्टी होगी इसमें क्या करेंगे हम लोग कि वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे दैट विल होल्ड द सॉइल. उसको बोला जाता है मल्चिंग. और मल्चिंग एग्रीकल्चर में भी यूज होता है. वो लोग क्या करते हैं, पहले फार्मर्स अपने खेत को तैयार करेंगे, उसके ऊपर प्लास्टिक की झिल्ली बिछा देंगे पूरे खेत में, जैसे जैसे मेड़ बनाई होती है, और उसके ऊपर फिर वहाँ थोड़ा थोड़ा होल कर देते हैं ऐसे सर्टेन डिस्टेंस पे फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. दिस वॉज अबाउट मल्चिंग. नेक्स्ट इज द काउंटर बैरियर्स. काउंटर बैरियर्स में क्या होता है, जैसे मान लो अब ऐसा स्लोपी लैंड है, समवॉट लाइक दिस, देयर इज अ स्लोपी लैंड, मान लो माउंटेनियस टेरेन है, तो वहाँ स्लोपी लैंड होगा तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ ऐसा बैरियर जैसा बना देंगे एज अ पर्टिकुलर इंस्टेंस पे स्लोप. तो इससे क्या होगा, जो वाटर यहाँ से फ्लो करेगा वो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी. इवन यहाँ ट्रेंचेस, गड्ढे खोद दिए जाते हैं, देयर आर ट्रेंचेस हर एक इंस्टेंस के बाद. ठीक है. तो क्या होता है कि ये पानी जो है साथ में अपने मिट्टी लेकर के जा नहीं पाता है, एंड दिस कंट्रोल्स द सॉइल इरोजन. ओके. आफ्टर दिस देयर इज काउंटर प्लाविंग. Counter ploughing is same like a counter barrier, but here what we do is we just plow the field over that area. And next if we talk is rock dams. तो रॉक के मदद से क्या होता है, जैसे ये रिवर बह रही है, so they will prevent a blockade over here. So what will happen, the stream will get a bit disturbed and it will decrease in size, so it will also lead to decrease of soil erosion. Next if we talk is method of intercropping. Intercropping में क्या होता है कि दो different type of crops are grown together. Okay, so two different types of crop will be grown in intercropping. That is also. If we talk is terrace farming. Terrace farming आपको आसाम वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है. वो लोग क्या करते हैं, हिल के स्लोप पर ही जहाँ उनको पर्टिकुलर अच्छा एरिया मिल जाएगा तो वहाँ वो लोग क्रॉप ग्रो कर देंगे. तो उससे क्या होगा कि जो उस पर्टिकुलर एरिया का सॉइल है वो डिग्रेड, मतलब वो स्लाइड डाउन करके नीचे पानी की वजह से ज़्यादा जाएगा नहीं. एंड द लास्ट टेक्निक इज द सेटअप बेल्ट्स. सेटअप बेल्ट्स इज नथिंग विद chalk. Wow, such a belt. Piece of land, ट्री ग्रो कर दीजिए चारों तरफ.
check the wind. This is about the filter belts. अब हम लोग बताने वाले भाई पानी के बारे में बात करेंगे। वाटर, सी वाटर हम लोगों को बहुत सारा अच्छा सा नॉलेज है। अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, वाटर 70% से ऊपर अपना पानी है पूरा। बट यू शुड ऑल्सो बी अवेयर दैट वी हैव ओनली 2.7% ऑफ फ्रेश वाटर, उसमें से भी 70% आपके ग्लेशियर में। बहुत कम मात्रा में फ्रेश वाटर, मतलब जो ड्रिंकेबल वाटर है वो अपने पास है। सो वी शुड एक्चुअली प्रिजर्व द वाटर, क्योंकि लोग आजकल आप लोग देख रहे हो वाटर की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे। चेन्नई में कई साल से बारिश हुई है नहीं, वहाँ के कुएँ सूखने लगे, लोगों को वहाँ का ही पता है कि पानी का क्या कीमत होता है। देन द विदर्भ महाराष्ट्र में, उसकी बहुत हालत ख़राब है। अफ्रीका जाओ, जोहान्सबर्ग, रियली टेरिबल। उन लोगों ने एक सोचिए पानी वो लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर लेने जाते हैं, 7-8 दिन वहाँ उनको नहाते नहीं है। वो पता नहीं कई साल से नहाए भी हैं कि नहीं नहाए होंगे वो लोग। इतनी गंदी हालत हो गई थी, उनको पानी भी मिल रहा है तो पीने के लिए कैसे लेते हैं। आई वॉज वॉचिंग इन द न्यूज़, स्मॉल बच्ची थी है, तो वहाँ क्या विदर्भ या कहीं का तो था, पानी वहाँ मिलता नहीं, तो थोड़ा सा पानी आता है, वो पत्ता लेती है उससे पानी निकालती है। इतना गंदा होता है वो देख करके, थोड़ा वो हार्ट डिसअपॉइंटिंग होता है। और इसमें क्या होता है कि वाटर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में ही है। जो वाटर यहाँ है वही साइकिल होकर के फिर वापस से अर्थ पे आता है, ऐसा कुछ नहीं कि एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है। अब इन सब चीज़ों को अगर हमें ओवरकम करना है वाटर प्रॉब्लम्स को, तो लाइक जैसे प्लांट्स वगैरह का ईटीपी ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, इंडस्ट्रीज वगैरह से जो वेस्ट जा रही है, गंगा में बहती थी देख रहे थे आप, गंगा काली हो रखी है, लॉकडाउन से थोड़ा बहुत इफेक्ट आया है। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट पार्शली भी ट्रीट नहीं करते, उसको सीधा पानी में बहा देते हैं। इवन द प्लास्टिक वगैरह जो है हम लोग पानी में ही डाल देते हैं सीधा सीधा करते हुए। सो ये सब पे क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। व्हाट शुड डन बाय द गवर्नमेंट, एंड गुजरात गवर्नमेंट ने भी थोड़ा किया है। मैं देखो बाकी गवर्नमेंट भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम करें। तमिलनाडु हैज मेड इट मैंडेटरी एक तरह से कि आपके हर छत पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, जो नए घर बनेंगे उस पर। हर स्टेट अपने स्तर पे काम कर रही है। जैसे यहाँ आप लोग गुजरात में देखेंगे तो साबरमती रिवर पे ईटीपी ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया गया। तो वो प्लांट क्या करता है, पानी को ट्रीट करके ही पूरा सब डिसलॉज होता है उसके अंदर। इवन कानपुर में भी अब ये सब चीज़ें लगा दी गई है। तो उससे क्या होता है कि जो लेदर इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको अब ट्रीट करके उस वाटर को पानी में छोड़ा जाता है। इवन द डेयरी इंडस्ट्रीज इन फॉरेन इफ यू गो, वो लोग क्या करते हैं कि पानी बचाने के लिए जो काऊ डंग और डस्ट वगैरह है उसको अलग कर देते हैं बाय विद द यूज ऑफ ईटीपी टेक्निक। सो ईटीपी ट्रीटमेंट शुड बी डन, एंड इवन द रूफ वगैरह वाला ये सिस्टम बहुत सही है, एंड इट शुड बी रियली बी अप्लाई टू एवरी हाउसेज। मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग अपने घर में खुद लगाना चालू कर दीजिए इस चीज़ों को, क्योंकि आगे चल के पानी की हर जगह दिक्कत आने वाली है। बाय 2050 के आसपास इंडिया में मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज़ में वाटर क्राइसिस आ जाएगा। एंड पानी नहीं है तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं है। जल है तो जीवन वहाँ वाला स्कीम चलता है अपना। पानी के बिना इंसान 3-4 दिन जिंदा रहेगा बस, बाद में क्या, जैसी आराम। सो ये ओवरऑल आपको मैं बता दिया है वाटर पोल्यूशन और वो जो भी था वाटर के अंदर, बिकॉज वाटर के बारे में इतना डिटेल में नहीं गया हूँ। Now we talk about vegetation and wildlife. See, vegetation and wildlife are very much useful to us. They are found mainly in a very narrow zone of biosphere. See, biosphere वगैरह मैं आपको बेसिकली नहीं बताऊंगा. It is a narrow zone where hydro, atmo and lithosphere interacts and where living kingdom is found. And you also know about the ecosystem. That is the interaction of oneself with another and also with the physical environment around it. Okay. इसमें vegetation में आप ऐसा समझो कि how the wildlife is actually helping in this stuff. So honeybee, what honeybee do? They carry the nectar, pollen for the nectar and honeybee. Even the vulture, they used the vulture, what do they do? They eat the dead remains. So इस तरह से वो इकोसिस्टम को एक बैलेंस मेंटेन करते हैं. एक स्टडी थी, इंटरेस्टिंग थी काफ़ी, मतलब बहुत भयानक थी, इमोशनल टाइप है, कि जो वल्चर थे इंडिया में, दे वर डाइंग बिकॉज ऑफ द डाइक्लोफेनेक. वो जो डेड बॉडीज थी ना, वो लोग क्या डाइक्लोफेनेक खाते हैं हम लोग, सर दर्द और पेन किलर्स टाइप में, तो उसके वजह से वो लोग मरने लगे थे, लोगों का डेड रिमेन्स और ये सब खा कर.
तो उसका भी बात चल रही थी इसको बैन करने के लिए। लेट्स होप सो कि हो गया वो बैन। आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट ऑल द स्टफ। ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट द वेजिटेशन, वेजिटेशन में हम लोगों ने काफ़ी बात कर लिया कि वेजिटेशन इज नथिंग बट कितने टाइप का, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है एंड श्रब्स है। फॉरेस्ट हमें पता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, एंड ग्रासलैंड इज वेयर there is a very moderate rainfall and shrubs are in very low rainfall areas. Then forest is further classified as temperate and deciduous forest. ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ओवरव्यू देते जा रहा हूँ आप लोगों को। टेम्परेट और डेसिडुअस फॉरेस्ट, सॉरी एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द रेनफॉल की कौन सा एवरग्रीन आपका हाई रेनफॉल वाला इलाका है, डेसिडुअस में मॉडरेट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूडल एक्सटेंट में ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट होता है। सो अब क्या है, ये फॉरेस्ट वॉरेस्ट का तो हम लोग क्लियर हो चुका है फंडा जो भी है। देन फर्दर इनका कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ पार्क्स, ये सब बना रहे गवर्नमेंट, बट हमें भी उसमें ध्यान देना पड़ेगा। वी शुड ऑल्सो बी डन दिस। इवन सर्टेन लॉस आर फाउंड फॉर इलीगल पोचिंग of the animals. IUCN is declaring every year the list of the endangered species, और उसके लिए गवर्नमेंट इज वेरी मच keen to protect them, like the one-horned rhino in Assam. Elephants भी काफ़ी बचाने की ज़रूरत आ चुकी है because 20,000 हाथी बचे हैं। So this was all about the stuff of this chapter. So till then do like, share and subscribe. I hope आप लोगों को मैं क्लियर करने में रहूँगा। सी मैं पढ़ा रहा हूँ बट आप लोग भी साथ साथ में NCERT पढ़ते रहना हूँ। उस चीज़ को क्या होगा कि तभी आप लोगों को क्लियर स्टफ मिलने वाला है, इसका बाकी आपको मज़ा नहीं आएगा। ओके, सो टिल देन गुड बाय, विल मीट इन द